अमृतसर में कई धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। बिल्कुल ये जानकारी भारतीय सेना ने दी है कि जिस वक्त भारत ऑपरेशन सिंदूर चला रहा था, उस वक्त पाकिस्तान ने भारत पर जिस वक्त हमला किया तो कई धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर सौहार्द बिगाड़ने की देश में कोशिश की थी। उनका निशाना अमृतसर के कई धार्मिक स्थलों पर भी था, जिसमें गोल्डन टेम्पल प्रमुख था। जैसा कि आप जानते हैं कि खालिस्तान की जो मांग कर रहे हैं लोग, उनको सबसे ज्यादा समर्थित करता है, जो उनका फेवर करता है वो पाकिस्तान है। और ऐसे में गोल्डन टेम्पल को निशाना बना करके पाकिस्तान ये भी कह सकता था कि खुद सेना ने गोल्डन टेम्पल और अन्य धार्मिक स्थलों को जो है वो निशाना बनाया, ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है। लेकिन उससे ही पहले ही भारतीय सेना जो है उन्होंने पाकिस्तान की इस नापाक हरकत को जो है वो विफल कर दिया। जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे, तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन शरद बारिक के साथ कोमल शर्मा। पाकिस्तान को हमला देने के सवाल पर एक बार फिर से राहुल गांधी ने सरकार से सवाल पूछा है और जो विदेश मंत्री का वीडियो वायरल हो रहा है उसी को कोट करते हुए कहा है कि आखिरकार ये सब क्यों किया गया। और एक बार फिर से मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में आखिरकार कितने जो एयरक्राफ्ट, भारतीय एयरक्राफ्ट हैं, वो खोए हमारे देश ने। एक बार फिर से राहुल गांधी ने सवाल उठाए और साफ तौर पर कहा है कांग्रेस पार्टी ने कि जो जयशंकर ने जिस तरह से पाकिस्तान को हमले की जानकारी दी है वो कोई चूक नहीं है, बल्कि एक तरह से मुखबिरी वो करी गई है। और इसी का नतीजा है कि जो पहले जब कुछ अंदेशा दे दिया गया था पाकिस्तान को, तो जो बड़े आतंकी थे, चाहे हाफिज सईद की बात करें, चाहे मसूद अजहर की बात करें, तो वो उन ठिकानों पे नहीं पाए गए। अगर वो जानकारी नहीं दी जाती तो हो सकता है कोई बड़ा आतंकी जो है वो उस हमले में मार गिराया गया होता। अब इसको लेकर कांग्रेस पार्टी जो है लगातार अब हमलावर है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करके जो विदेश मंत्री है जयशंकर, उनसे सवाल पूछा है और बताया कि आखिरकार ये जो आपने स्टेटमेंट दिया था इसको बताने के लिए किसने आपको परमिशन दी थी, और कृपया आप ये बताने का कष्ट करें कि कितने एयरक्राफ्ट भारत ने इस हमले में खोए हैं। देखिए, अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है राजनीति जो है वो चरम पर है। लगातार कांग्रेस पार्टी बीजेपी से, सरकार से लगातार सवाल पूछ रही है। खासतौर पर जब से एस जयशंकर का जो वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद से कांग्रेस पूरी तरह से सरकार के ऊपर हमलावर है। कैमरा पर्सन मन्नू के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस। हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा लगातार जांच के घेरों में आती जा रही है। गिरफ्तारी के बाद लगातार रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पाकिस्तान एम्बेसी के पूर्व कर्मचारी जिन्हें भारत ने देश से हटा दिया, दानिश से उसके गहरे संबंध थे। दानिश वो मास्टरमाइंड था जिसने ज्योति का ब्रेन वॉश करके पाकिस्तान के सहयोग में तमाम भारत के खिलाफ जासूसी कराई। जांच में यह भी सामने आ रहा है कि 3 बार की पाकिस्तान यात्राओं में उसने तमाम आईएसआई और पाकिस्तान इंटेलिजेंस के बड़े अधिकारियों से मुलाकात की और भारत के खिलाफ साजिश का हिस्सा बनी। देखना होगा कि आने वाले दिनों में जांच में और क्या क्या चीजें सामने आती हैं, क्या खुलासा होता है और क्या सच्चाई बाहर आती है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस। संभल जामा मस्जिद सर्वे मामले में बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि मुस्लिम पक्ष को मिला है बड़ा झटका। जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सिविल रिवीजन पिटीशन को किया है खारिज। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मुस्लिम पक्ष की दलीलें नामंजूर करते हुए सुनाया फैसला। 13 मई को मस्जिद कमेटी के सिविल रिवीजन पिटीशन पर बहस पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। संभल की जामा मस्जिद और हरिहर विवाद पर मस्जिद कमेटी द्वारा
दाखिल की गई थी सिविल रिवीजन याचिका। मस्जिद कमेटी ने 19 नवंबर 2024 के सिविल कोर्ट में फैसले को दी थी चुनौती। हाईकोर्ट के इस फैसले से ये साफ हो गया है कि अब संभल की जिला अदालत में सर्वे का मुकदमा आगे चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और सपा चीफ अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग जारी है। ये विवाद सपा के मीडिया सेल द्वारा एक पोस्ट के बाद हुआ था जिसमें डीएनए पूछा गया था। इसके पहले भी सपा के मीडिया सेल द्वारा लगातार सपा के और नेताओं द्वारा बीजेपी के नेताओं पर हमला होता रहा है, लेकिन ये पहली मर्तबा है जब भारतीय जनता पार्टी खुलकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के पक्ष में है। चाहे संगठन की बात करें या सरकार की बात करें, भूपेंद्र चौधरी के बाद लगातार दो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और भी मंत्री के साथ ही आज योगी आदित्यनाथ भी खुलकर मैदान में है। ब्रजेश पाठक ने अपने ट्वीट में आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी का हाल शिशुपाल का हो गया है और अतीत और पौराणिक कथाओं में जिक्र है कि शिशुपाल का हाल क्या हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि समाजवादी पार्टी राजनीतिक दल न रह के गुंडा, बदमाश और अशिक्षितों को एक फौज हो गई है। लगातार अनाप शनाप टिप्पणी करके चर्चा में बने रहने का लोग काम करते हैं। सहयोगी शहनवाज खान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। पंजाब बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष सुनील जाखड़ के नेतृत्व में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से पंजाब राजभवन में मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा और अमृतसर में हुई शराब त्रासदी को लेकर राज्यपाल से जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से दिल्ली आबकारी नीति को लेकर सीबीआई जांच कर रही है, उसका दायरा बढ़ाकर पंजाब में भी उसको लाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की आबकारी नीति आम आदमी पार्टी सरकार और भगवंत मान ने बनाई है वह दिल्ली से प्रेरित है और इसको लेकर सीबीआई द्वारा पंजाब में जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह की घटना हुई है और इसमें दोषी कौन है, इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए सीबीआई और ईडी का जो है उपयोग करना चाहिए। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्षी दलों को आड़े हाथे लेते हुए सुनील जाखड़ ने कहा कि जिस तरह से विपक्षी दल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बातें कर रहे हैं, भारत सरकार को चाहिए कि ऐसे नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल को पाकिस्तान भेजे और वह आतंकी अजहर मसूद के घर पर जाकर देखें कि उसके घर का कितना नुकसान हुआ है और इसके बाद वो इसकी जानकारी लोगों को दे। आने वाले वक्त में अगर पाकिस्तान नहीं सुधरता है तो भारत सरकार उसके खिलाफ और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और पाकिस्तान से आतंकवाद के साथ साथ पाकिस्तान का भी नाम इस दुनिया से मिटाने का काम करेगी। चंडीगढ़ से ओम प्रकाश राय, भारत एक्सप्रेस। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह द्वारा की गई विवादित टिप्पणी के मामले में फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को अंतरिम राहत प्रदान की है। कोर्ट ने विजय शाह की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दिया है, लेकिन इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस एसआईटी में एक सीनियर अधिकारी यानी कि डीआईजी या आईजी रैंक के अधिकारी शामिल होंगे। तीनों आईपीएस होंगे और इसमें एक महिला अधिकारी को शामिल किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि जो तीनों आईपीएस अधिकारी हैं वो मध्य प्रदेश कैडर के हो सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के रहने वाले नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने इस सिलसिले में एसआईटी से 28 मई तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को फटकार लगाते हुए कहा कि यह कैसा माफीनामा है और इस माफीनामे को कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आप करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप जब बोलते हैं तो अपने शब्दों पर ध्यान रखना चाहिए। आपने जिस तरीके का बयान दिया है उसे पूरा देश शर्मिंदा है। आप इससे कैसे निकलेंगे, आप तब तक विचार कीजिए। अब देखना होगा जब सुप्रीम कोर्ट 28 मई को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा तो सुनवाई के बाद आगे क्या कुछ आदेश देता है।
भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ गोपाल कृष्ण। सेना की महिला अफसर के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी देकर फंसे मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें अब कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद विजय शाह के खिलाफ एफआईआर जरूर दर्ज कर ली गई और उस एफआईआर के खिलाफ विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और वहां पर माफी याचिका लगाई। आज सुप्रीम कोर्ट ने माफी याचिका पर सुनवाई करते हुए माफी देने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं इस पूरे मामले में 3 सदस्यीय एसआईटी गठन करने के निर्देश भी दिए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर जरूर रोक लगा दी है। वहीं इस पूरे मामले में विपक्ष लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है और विजय शाह का इस्तीफा मांग रहा है। विपक्ष का कहना है कि कोर्ट को ये माफी योग्य नहीं दिखता है उनका बयान, मगर सरकार को ये बयान माफी योग्य क्यों दिखता है, क्योंकि अब तक सरकार ने उनका इस्तीफा नहीं लिया है। वहीं मोहन यादव का कहना है कि आगे कोर्ट जो भी फैसला देगी उसके अनुसार फैसला लिया जाएगा, सरकार उस पर आगे निर्णय करेगी, कोर्ट के फैसले के अनुसार ही निर्णय लिया जाएगा। वहीं अब देखना यह है कि कोर्ट का जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है या सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, उस पर अब मोहन यादव सरकार आगे क्या फैसला लेती है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार चल रहा है। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हेलीकॉप्टर से गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के चुक्ती पानी गांव पहुंचे। ये गांव बेगा बाहुल्य गांव है। बेगा एक जनजाति है और बहुत ही प्रेशियस जनजाति मानी जाती है, क्योंकि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र होते हैं बेगा जनजाति के लोग। राष्ट्रपति ने उनको अपना दत्तक पुत्र माना है, देश के राष्ट्रपति ने। उनके बाहुल्य गांव में चुक्ती पानी गांव में पहुंचे, जो गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले का एक गांव है। वहां पर तेंदुपत्ता की टोकरी देकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। गुलमोहर के माला पहनाई बेगा आदिवासियों ने मुख्यमंत्री को। और सबसे बड़ी बात यह कि हेलीकॉप्टर को देखने के लिए वहां भीड़ जुट गई, क्योंकि हेलीकॉप्टर उनके लिए एक बहुत ही, आज के इस युग में भी एक बहुत अनोखी चीज़ शायद है, इसलिए हेलीकॉप्टर को देखने के लिए भी वहाँ भीड़ उमड़ी। और मुख्यमंत्री सुशासन तिहार के तहत जा रहे हैं, अलग अलग जिलों में आकस्मिक निरीक्षण कर रहे हैं। सुशासन को ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए, कसावट लाने के लिए एक बहुत अच्छा अभियान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने चलाया हुआ है सुशासन तिहार के नाम से। छत्तीसगढ़ में त्योहार को तिहार कहते हैं, इसलिए सुशासन तिहार मनाया जा रहा है। वहीं स्पॉट पे वो समीक्षा कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, ऑन द स्पॉट बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, उनके क्रियान्वयन के लिए एक गति प्रदान कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ का एक रूप बदलने के लिए इस वक्त मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के आकस्मिक दौरे पर हैं। कैमरामैन अशोक के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, रायपुर। कल यानी मंगलवार 20 मई को इंदौर में मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया है। इंदौर के राजबाड़ा के दरबार हाल में यह बैठक आयोजित की गई है। दरअसल देवी अहिल्याबाई होलकर का 300वां जन्म शताब्दी वर्ष है और वहीं देवी अहिल्याबाई के विवाह का दिन भी 20 मई को ही है। इसी के साथ मल्हारराव जी होलकर जो यहाँ के शासक हुए, उनकी भी कल पुण्यतिथि है। तो इन तीनों अवसरों को सम्मान देते हुए सरकार ने फैसला किया है कि 20 तारीख को इंदौर में कैबिनेट बैठक की जाए, जिसी के चलते उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सारे मंत्रियों की सुरक्षा के तमाम इंतजाम कर दिए गए हैं। उसके अलावा यातायात की बात करें तो यातायात पुलिस ने भी यातायात का गाइडलाइन जारी कर दिया, ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना पड़े और पहले से उन्हें पता रहेगा कि फलां जगह पर रास्ते बंद रहेंगे। अब देखना है कि कैबिनेट बैठक में किस तरह के फैसला होते हैं और देवी अहिल्याबाई होलकर को किस तरह से सम्मान दिया जाता है। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। मुंबई की सड़कों पर अब मुंबईकरों को चलने में मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अब बीएमसी की तरफ से मुंबई के सारे सड़कों का कंक्रीटीकरण किया जा रहा है। ऐसे में जिस तरीके से सड़कों पर गड्ढे होते थे, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, उससे तो लोगों को राहत जरूर मिलेगी। इसके साथ ही साथ जिस तरीके से घटनाएं होती थी उस पर भी लगाम लगेगा, क्योंकि अब मुंबई का पूरा जो सड़क है वो कंक्रीटीकरण में
तब्दील हो जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब ये देखना होगा कि बीएमसी की तरफ से जिस तरीके से कंक्रीटीकरण का काम सड़कों पर किया जा रहा है उसे कब तक पूरा किया जाएगा। कैमरामैन रोहन के साथ में अंशुल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। उत्तराखंड में बाहरी व्यक्तियों की पहचान के लिए चलाए जा रहे सत्यापन अभियान के तहत राजधानी देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। रविवार को दून पुलिस ने सत्यापन अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए गैरकानूनी रूप से थाना क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में रह रहे 5 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 4 पुरुष और 1 महिला शामिल है। इसके अलावा दून पुलिस ने इन बांग्लादेशी नागरिकों के साथ रह रहे 4 नाबालिग बच्चों को भी अपने संरक्षण में लिया है। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में इन सभी लोगों ने बताया कि 2 अज्ञात लोगों की मदद से इन लोगों ने बॉर्डर पार किया, जिसके बाद अलग अलग जगहों पर रहने के बाद इन लोगों ने देहरादून में रहना शुरू किया है और यहाँ पर मजदूरी ये लोग करने का काम करते थे। फिलहाल पुलिस ने इन सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डेमोग्राफिक चेंज पर लगातार बात करते रहे हैं और जिसके चलते पूरे प्रदेश में सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है और इसी सत्यापन अभियान के तहत रविवार को देहरादून पुलिस ने 5 बांग्लादेशी नागरिकों को गैरकानूनी रूप से रहते हुए गिरफ्तार किया है, जबकि हरिद्वार पुलिस ने भी शनिवार को 1 महिला को हरिद्वार में गैरकानूनी रूप से रहते हुए गिरफ्तार किया था। वहीं इन 6 मामलों के आने के बाद अब पुलिस ने ऐसे लोगों की भी तलाश शुरू कर दी है जिन लोगों ने इन सभी बांग्लादेशी नागरिकों को जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं और पुलिस ने सुरक्षा एजेंसी से भी संपर्क साधा है कि आखिर किस तरह इन लोगों ने बॉर्डर पार किया है। देहरादून से अभिषेक कुमार, भारत एक्सप्रेस। इसरो का 101वां सैटेलाइट लॉन्च भले ही असफल जरूर हो गया है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है ये मिशन असफल नहीं हुआ है, बल्कि इससे कुछ सीखने की जरूरत है। अगर पूरे मिशन की बात करें तो PSLV C61 रॉकेट से EOS-09 सैटेलाइट को लॉन्च किया जाना था। बताया जा रहा है कि सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा था, लेकिन तीसरे फेज में कुछ कम दबाव की वजह से यह मिशन असफल हो गया। इसरो ने बाकायदा इसके लिए एक कमेटी गठित की है जो जांच कर बताएगी कि आखिरकार मिशन असफल क्यों हुआ। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि मैं ये शब्द फेलियर से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हाँ, ये ऑब्जेक्टिव को नहीं वो कर पाया, वो नहीं गया, लेकिन फेलियर मतलब खत्म, ऐसी कोई बात नहीं है। हर एक फ्लाइट से हम कुछ न कुछ सीखते हैं, उसके क्या लेसन्स हैं, और इस फ्लाइट में भी हमें कुछ लेसन्स मतलब हम सीखेंगे और हमें पता चलेगा कि क्यों ऑब्जेक्टिव ये नहीं है। रिपोर्ट आने पर ही सही बात पता लग पाएगी। राकेश सिंह, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। अयोध्या के एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने एक नई पहल की शुरुआत की है। अब फरियादी को दर दर नहीं भटकना होगा कि उसकी शिकायत किस स्तर पर पहुंची है और उसका कैसे निस्तारण किया जा रहा है। एसएसपी गौरव ग्रोवर ने यहां उनके कार्यालय में आने वाले जो भी फरियादी होंगे, अब उनको एक पीली पर्ची काटी जाएगी जिसमें उनका नाम होगा, पता होगा, फ़ोन नंबर होगा और एक फ़ोटो होगी। इसकी 2 प्रति होगी, एक प्रति खुद फरियादी को दी जाएगी और एक प्रति कंप्यूटर में दर्ज किया जाएगा। जो भी प्रार्थी पुलिस ऑफिस में आ रहे हैं उनकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के लिए और एक स्लिप यहाँ पर जनरेट की जाती है, जिसकी एक कॉपी उस प्रार्थी को दी जाती है और दूसरी कॉपी पर एंडोर्स करके संबंधित जांचकर्ता अधिकारी को भेजा जाता है। ये समयबद्ध तरीके की प्रक्रिया है जिसमें 24 घंटे में, 2 दिन में या 3 दिन में जांच होकर के आनी रहती है। इसी तरह से सभी थानों पर भी जो प्रार्थी जा रहे हैं उनको भी एक रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलती है। कभी भी अगर प्रार्थी को अपनी दी हुई कंप्लेंट के ऊपर क्या कार्रवाई हुई है, क्या उसमें
आगे एक्शन लिया गया है उसके बारे में अगर जानकारी करनी है तो वही उस जनरेटेड जो स्लिप है उसको ले आकर के यहाँ पर जानकारी कर सकते हैं। इस पीली पर्ची के माध्यम से पारदर्शिता आएगी। जो फरियादी है उसकी जो शिकायत है उसका निस्तारण भी होना चाहिए और किस तरीके से उसका निस्तारण किया जा रहा है, कहाँ तक उसकी वो फाइल वो एप्लीकेशन पहुँची है, फरियादी अब उसको देख सकता है। ये माना जा रहा है कि ये एक पहल है और इसको फरियादी के लिए बहुत ही अच्छा माना जा रहा है। कैमरा सहयोगी मानस के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। ग्रेटर नोएडा की बिसरख थाना पुलिस ने कल देर शाम 7 आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया, जिसमें 5 आरोपियों के मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है, जिसमें 2 को पुलिस ने कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया है। आपको बता दें इसमें लगभग 2 आरोपियों के खिलाफ 3 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसके बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। ये लोग जो है एक्सयूवी गाड़ियों को निशाना बनाते थे और उनसे लूटपाट करके फरार हो जाया करते थे। अब इस पूरे मामले की पुलिस गहनता से जांच कर रही है। देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में क्या कुछ चीज़ें अभी और निकलकर सामने आती हैं। ग्रेटर नोएडा से समीर आलम, भारत एक्सप्रेस।